हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको बड़े और परफेक्ट सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, और सिग्नल्स भी वो 30 से 40 पिप्स वाले नहीं, एक डिसेंट साइज सिग्नल 100-150 पिप्स का सिग्नल्स और आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग की सपोर्ट, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कॉन्टिन्यूसली लर्निंग को फोकस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि अगर सिग्नल जनरेट किया गया है, आपको सिग्नल दिया गया, उसकी बेसिस क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, और आप लोगों से ही काम करवाया जाता है, उसको एडअप किया जाता है ताकि आपको इस मार्केट के अंदर जो है वो सीखने का मौका मिल सके। देखिए, आप जितने मर्जी सिग्नल्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि देयर आर मेनी डायमेंशंस टू दिस मार्केट। आप जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर घुसते चले जाते हैं, इसके अंदर जो है बेतहाशा जो है वो डायमेंशंस हैं, कितनी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता है। और जो है वो यही मौका है, ये मौका अवेल करने के लिए आपको करना क्या, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा टोटली फ्री है, 100% फ्री है, लेकिन उसका तरीका यही है कि ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो कोर्सेज हम लोग के ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स अभी अगस्त के अंदर ही प्लान है, उससे पहले भी प्लान नहीं है, तो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इन चीज़ों को, इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब होने क्या जा रहा है मार्केट के अंदर, अब हम लोग पहले हम लोग कवर कर लेते हैं कि जी फ्राइडे को क्या रहा। फ्राइडे को हमारा मिक्स डे रहा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था, लेकिन अब ब्रेक इवन दे कह सकते हैं। सिल्वर की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चली, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए गए, और जो है वो उसमें हमें प्रॉफिट रहा। ऑयल ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया कि SL उसने पहले खाया, उसके बाद दोबारा थोड़ा बहुत SL खा के तो दोबारा से मार्केट नीचे को आ गई, और उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस थी। आपको पता है फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर, फंडामेंटल्स को कवर करना, और फंडामेंटल्स आपको पता है इट्स टोटल इकोनॉमिक्स। खाली फंडामेंटल्स न्यूज़ बता देना और न्यूज़ को कर देना जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, खाली ये नहीं होता। फंडामेंटल्स को अगर आपको सीखना है, अगर आपको समझना है, तो आपको इकोनॉमिक्स की तरह से इसको लेना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल चैलेंज है, ये इकोनॉमिक चैलेंज है, और इस चैलेंज को इस चैलेंज की वजह से इंटरनेशनल इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कमोडिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आपके मेटल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, एनर्जीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, और उसके लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आई हैव द मेजर इन इकोनॉमिक्स, तो वो हमें फ़ायदा देती है। क्योंकि देखिए, चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिए, आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा कि एक पढ़ी लिखी फील्ड है ये, इट इज़ नॉट समथिंग एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू। इसमें तो कोई देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओके, दैट यू हैव टू बी ऑन अ रीजनेबल एजुकेशन लेवल, सर्टन लेवल्स, सर्टन रिक्वायरमेंट्स आर देयर कि जिसको आपको अपने इन्हांस करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकोगे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ पीरियड। लेकिन उसको ग्रो करने के लिए भी आपको राइट टाइप ऑफ अ पर्सन चाहिए जिनके थ्रू आप ग्रो कर सकें। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाटा इंस्टॉल नहीं होना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। अब बहुत सारे लोग करते हैं कि जी हम AI के थ्रू जो है वो हम इसमें हम सिग्नल्स जनरेट कर लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलां कर लेंगे। AI ने भी आप ये देखिएगा सिर्फ इंडिकेटर बेस को फॉलो करना है, लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर या कोई फ्यूचर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कुछ बैक ऑफ द माइंड अगर चाइना की गवर्नमेंट या US की गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, या इंटरेस्ट रेट कट होने का प्लान हो रहा है, तो AI वोंट बी एबल टू डिटेक्ट इट, और उसके हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी इनफ्लो होने जा रही है, तो द थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हाँ, ये ज़रूर होगा कि AI जो है वो तमाम आर्टिकल्स, तमाम इकोनॉमिक पैरामीटर्स और हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में लेके आपको कुछ ना कुछ जनरेट कर देगा, तो ठीक है। लेकिन ये कि बहरहाल ओवरऑल इस फील्ड के अंदर एक कॉन्टिन्यूस वॉर है, और द वॉर है वो लर्निंग की वॉर है। आपको लर्न करते रहेंगे चीज़ें, देन यू विल गेट द मोर एंड मोर होल्ड आउट ऑफ इट। ये बात आप याद रखिएगा। खैर बहरहाल अब हम मंडे की सबसे पहले तो बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन हमारा जो है वो फ्राइडे को बहरहाल जो है वो 1,20,500 वो नहीं ब्रेक हो सका,
काफ़ी ज़्यादा ट्राई रही, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रही, लेकिन रिज़ल्ट कुछ आ नहीं सका। तो जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर वाइज कुछ बेरिशनेस आ गई है। और आई एक्सपेक्ट के जी ठीक है, यहाँ से रीबाउंड ज़रूर लिया रात में, और वो रीबाउंड को हम सर्च कर रहे थे और उसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रीबाउंड ज़रूर लिया। लेकिन अब ये जो रीबाउंड है AH1 का, अगर हम इसको देखते हैं तो इट इज़ समथिंग अ बियर फ्लैग फॉर्मिंग एक्चुअली। और AH4 का जो एक पहला जो बियर फ्लैग था उसके बॉटम लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। तो इसमें एक आइडियल सिनेरियो ये हो सकता है कि 1,19,100 का आप जो है वो SL लगाइए और इसको सेल कीजिए, और आपका जो TP होगा वो 1,16,300 के करीब होगा। तो ये तो हो गई आपके वीकेंड की ट्रेड बिटकॉइन की। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अपना माइंड बना लेते हैं, नहीं जी मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड लूँगा, उसके अलावा मैंने किसी को ट्रेड नहीं ली है, मैंने सिर्फ करेंसी बेस के ऊपर ट्रेड लेनी है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने भी ज़रूर बनाया हुआ है कि मैं करेंसी बेस के ऊपर ट्रेड नहीं लेता। उसके रीज़न है, करेंसी बेस के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है भाई। जो अच्छा बड़ा ट्रेडर होगा ना, वॉलेटिलिटी की तरफ जाएगा, और जो बेवकूफ़ लोग होंगे और जो बिल्कुल 0/0 होंगे ना, वो ये कहेंगे हो नहीं, इधर इन पेयर्स के अंदर ट्रेड नहीं करिए, बहुत वॉलेटाइल है और इनके लिए जी बहुत ही बड़ा अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन अ लॉट साइज एंड अ रिस्क मैनेजमेंट। ये जो चीज़ है, आप इस कॉम्बिनेशन को अपने सामने रख के चलेंगे, यू कैन ट्रेड एनी पेयर एनीथिंग। तो ये इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ, और एज अ ट्रेडर यूनिट एनहांस हमारे ग्रुप के अंदर तो माशाल्लाह टेस्ला के ऊपर और स्टॉक्स के इंटरेस्ट स्टॉक के ऊपर भी ट्रेड्स दी जाती हैं। तो आप एज अ ट्रेडर अपना होराइजन ब्रॉड कर रहे हैं, यू आर ब्रॉडनिंग योरसेल्फ। अच्छा, अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, गोल्ड का सबका फेवरेट है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ बेसिकली इट वाज अ वीक मतलब ये जो वीक था ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं था, और कुछ जब तक, क्योंकि देखें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक 3386 ये एक रेजिस्टेंस मौजूद है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल्ड इसी रेंज के अंदर रहने के चांसेस हैं। और नीचे जो है वो वही आपका 3272 ये आपकी एक रेंज रह सकती है, अनलेस एंड अनटिल के आपका देखें ऑल टाइम हाई की तरफ अगर हम बात करते हैं कि जी हम दोबारा से $3600-3700 तक जा सकते हैं, मार्केट है जा सकती है, लेकिन उसके लिए रीजंस ये होंगे कि सबसे पहले आपकी जो वीकली क्लोजिंग है वो 3386 के ऊपर आए। वंस इट विल गेट देयर देन द बूम, देन कंफर्म आप ये कर लीजिएगा कि जी न्यू ऑल टाइम हाई जा रहा है। लेकिन अगर वही बात है कि इधर से रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट दोबारा से एक दफ़ा 3372 को रीटेस्ट कर सकती है। ये आपका आ गया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम जो है वो सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब सिल्वर जो है वो वीकली आप समझ लीजिएगा कि पहले एक सिल्वर ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, जो कंसोलिडेशन था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो तकरीबन 37 से लेके 35 के दरमियान में था। अब दोबारा से एक कंसोलिडेशन फेज़ क्रिएट हो रहा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें वही चीज़ है कि आपको 39 के ऊपर का आपको एसएल रखना है। और मेरे हिसाब से जो है वो जो वीकली कंसोलिडेशन है, आपको नीचे कम से कम भी आपको 36.8 और बल्कि शायद 36.3 तक जो है ना वो आपको मिल सकता है ये एरिया। इट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। अब फॉलोअप कैंडल्स तो नहीं बनी है, लेकिन ये कि ये एक कंसोलिडेशन एरिया साइडवेज मिल सकता है, और फिर आगे हम उसको दोबारा देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अब शायद अगर हमें आपको 35 के पास मिलता है दोबारा एरिया 35.5 के पास मिलता है सिल्वर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम बाई की तरफ जाएंगे। ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू के इंट्राडे के जो टारगेट होंगे डेली के होंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है वो अपलोड करूँगा, वीडियो बताऊँगा। सिर्फ इसमें BTC जो है वो वीकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड बताई जा रही है। अच्छा जी, US30 की बात करते हैं। US30 पे डाउ जोन्स के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेड करने से घबराते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनको थोड़ी सी जैसे कहा जाए कि हैसल्ड होते हैं कि जी ये क्या हम इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है M फॉर्मेशन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से US30 की बनने जा रही है। सेकेंड वीक हो गया, थर्ड वीक इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्विंग्स पैटर्न जो है मैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और सेकेंड वीक हो गया, मतलब बेसिकली इट इज़ जो हाई लगा था, आप समझ लीजिए कि M फॉर्मेशन का जो हाई लगा था वो लगा था तकरीबन 44,800। उससे पिछला वीक था उसने उसका टॉप नहीं तोड़ा, ये वाला वीक जो था उसने भी इसका टॉप नहीं तोड़ा है।
तो दैट मीन्स देयर इज़ अ क्लियर, अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वही आपको 45,000 का आप इसका SL दीजिए, और आपका जो TP हो सकता है पूरा इस वीक के अंदर वो 42,400 के करीब हो सकता है। तो मैं अगर 600-700 पिप्स की बात करोगे, 600-700 पिप्स का आपका SL है, तो आपको ऑन द कॉन्ट्ररी जो TP बताया जा रहा है वो तकरीबन 2,2100 पिप्स का बताया जा रहा है, ये वीकली ट्रेड करने वालों के लिए। ये TP1 है बाय द वे, और TP2 आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेप्थ ले सकता है। ये बहरहाल एक फॉर्मेशन हो रही है, इस फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं, क्योंकि देखें न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और न्यूज़ का आपको पता है कि इम्पैक्ट रहता ही रहता है। उधर ऑन द कॉन्ट्ररी जो, क्योंकि देखें 45,000 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। असूलन अगर हम इंट्राडे बात करें, मैं इंट्राडे की बहरहाल USCT की मैं बात और तरीके से करूँगा, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो आपका बुल फ्लैग था ना US30 का, वो टूट नहीं सका, और इंट्राडे के बुल फ्लैग को टूटने के लिए आपका 44,700 के बल्कि 800 के ऊपर अगर आपका एक दफ़ा कोई क्लोजिंग आ जाती है इंट्राडे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप 47,000 इधर तक जा सकते थे। US टेक जो है वो नास्डैक आपका जो है वो ऑल टाइम हाई पर ही खड़ा हुआ है। रिट्रेसमेंट इज़ ड्यू, चीखो पुकार मची हुई है इंडिकेटर्स के अंदर कि जनाब हाँ जी आई नीड रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट आपका 22,700 मतलब तकरीबन 300-400 पिप्स की एक रेंज क्लियर बन रही है, 400-500 पिप्स की रेंज क्लियर बन रही है, जो यहाँ पर आ सकती है बड़े आराम से आने वाले दिनों के अंदर। और वही चीज़ है कि तकरीबन आप 200-250 पिप्स का आप ऊपर का SL रख सकते हैं, और 600-700 पिप्स आप TP रख सकते हैं। देखें मेरे हमेशा मैं ये बात कर रहा हूँ कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं ना, हमारे TPs बड़े ही होते हैं, छोटे TPs की तरफ हम लोग नहीं जाते, क्योंकि ये जो है ना 30-40 पिप्स 50 पिप्स, इससे आपके अकाउंट ग्रो कभी भी नहीं करेंगे, आपके अकाउंट ग्रो कभी भी नहीं करेंगे। अकाउंट ग्रो, हमारे ग्रुप के अंदर माशाल्लाह लोग हैं क्योंकि ओपनली क्लेम करते हैं, आके बताते हैं, कोई मेरे कोई पेड वाले कुछ नहीं है, आपके ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं कि हाउ देयर अकाउंट्स आर ग्रोइंग एक्चुअली, एंड हाउ ऑन द नॉलेज प्लेटफॉर्म दे आर ग्रोइंग, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल के ऊपर क्या हुआ कि जी दो काम हुए बेसिकली। रशिया के ऑयल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है बड़ी जालिम किस्म की यूरोप ने, और बेसिकली अगर मैं इसको देखता हूँ ना, तो जो रशियन ऑयल के ऊपर जो पाबंदी लगाई है ना, वो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल के ऊपर नहीं लगाई है, वो उन्होंने लगाई है इंडियन कंपनीज़ के ऊपर। देखिए इंडिया ऑन द रिसीविंग एंड है। अब मैं इसके अंदर जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड। आपको थोड़ा सा ना न्यूट्रल होकर चीज़ों को सिर्फ जज करना है। व्हाट हैपेंड वाज कि जब ये रशिया और यूक्रेन की जब वॉर थी और उसके ऊपर रशिया के ऊपर यूरोप ने सैंक्शंस लगा रहा था, तो व्हाट डिड अमेरिकन डू, इंडियंस डू, कि इन्होंने अपना जिस तरीके से थोड़ा सा अपना सेटअप बनाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक सिंगापुर। कि सिंगापुर के पास ऑयल तो नहीं है, लेकिन उनकी पोर्ट है और वहाँ पर उन्होंने रिफाइनरीज लगा के तो क्रूड ऑयल वो मंगवाते हैं, रिफाइन करते हैं और उसको वैल्यू एडिशन करके वो आगे बेचते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इंडिया ट्राइड टू डू। लेकिन इंडिया की जो सारी मैक्सिमम जो इम्पोर्ट थी वो थी रशियन ऑयल की, और रशिया से उन्होंने एक एम्बार्गो लगाया। एक तो ये लगाया कि जी $60 पर बैरल से आप ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते, इसको समझिएगा, उनके ऊपर पाबंदी एक लगाई। लेकिन व्हाट इंडियंस डिड कि उन्होंने रशिया ऑब्वियसली उनका एक बहुत टाइम टेस्टेड और बड़ा पुराना अलाय है, तो उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने जो ऑयल था वहाँ से लिया, इनवॉइसिंग जो थी वो उसको अंडर ही रखी, वो $59 पर बैरल इधर ही रखी। लेकिन साथ क्या किया, उनको सपोर्ट करने के लिए जो उनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई डाले। जो जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि $1,000 जो है वो पर बैरल का चार्ज, जो एक कंटेनर का चार्ज आ रहा है, एक टैंकर का चार्ज आ रहा है, तो वो $3,000 $2,500 शो करके तो उन्होंने रशिया को फ़ायदा पहुंचाया। और उसके बाद क्या किया कि वो ऑयल जो है वो रिफ़ाइन किया अपनी कंपनीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर, और उसके बाद दे एक्सपोर्टेड टू वैल्यू एडिशन करके दे एक्सपोर्टेड टू द यूरोप।
अब इसमें कोई ऐसा मुज़ाहिके वाली बात नहीं कि जनाब ठीक है जी दे आर डूइंग द बिजनेस, लेकिन वही बात होती है कि जब दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाती है आप दूसरी तरफ खड़े नहीं रह सकते। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सिंपल। अब हुआ क्या है, उन्होंने कर दिया, अच्छा इसमें और भी बहुत सारे ममालिक शामिल थे, लेकिन मेजर प्लेयर जो था वो इंडिया था। और आपको याद होगा कि जयशंकर साहब की और इनकी थोड़ी सी ज़रा यूरोपीय यूनियन की बहस बहस भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और उसके ऊपर इंडियन मीडिया, तो आपको पता है कि हमारे खैर पाकिस्तानी मीडिया भी, इंडियन मीडिया पे हम लोग थोड़े से जज्बाती लोग हैं, बगैर कॉन्सिक्वेंसेस को समझे हुए हम सिर्फ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट का यही हाल है कि हम लोग अपनी चीज़ को एनालिसिस नहीं करते, असेस नहीं करते कि जी इसके आगे रिपरकशंस क्या होंगे। क्योंकि देखिए दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, आप एक कोने में नहीं जा सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी ट्रू एंड वेरी वेरी सिंपल। खैर अब क्या हुआ है कि उन्होंने अब जो तमाम ऐसी कंपनीज, दुनिया की तमाम कंपनीज जो रशिया से ऑयल ख़रीदेंगी और वैल्यू एडिशन करके अगर तो जो है वो एक्सपोर्ट करेंगी, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। उनके ऊपर लगा दी है पाबंदी कि जनाब आप ये वाली हरकतें अब नहीं कर सकते हमारे साथ। तो और जो है वो उन्होंने कहा जी जो भी अगर इस तरह की हरकत करेगा हम उन कंपनीज को बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने उन कंपनीज को पाबंद कर दिया, उन कंपनीज को बंद कर दिया कि जी आप जो है वो उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ हाउ अब ऑब्वियसली जिसकी वजह से रशियन ऑयल की डिमांड जो है थोड़ा सा जो है वो श्रिंक होगी, रशियन ऑयल की सप्लाई जो है वो श्रिंक होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा आपको रिट्रेस करता हुआ नज़र आया है। मैं देखिए आपको पूरी बड़ी डिटेल में आपको उसका पूरा रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम सप्लाईज़ की बात करते हैं तो सप्लाईज़ आर जो है वो वही बात है, सप्लाई ज़्यादा है, इंटरनेशनल जो डिमांड है वो जो है वो कम है, ये चीज़ हो रही है। और जो है वो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, 68 70 का आप एसएल लगाइए, खुला डुला एसएल अगले वीक के लिए, और आपका जो TP1 होना चाहिए वो आपका इस टाइम के ऊपर 64, और फिर आपका जो TP2 जो है वो 60.8। ये आपको सिंपल क्लियर ऑन द कार्ड्स नज़र आ रहा है। ये 500 से 600 पिप्स की ट्रेड आपकी पूरी बिल्ड ऑन हुई है, रेडी खड़ी हुई है ऑयल की ट्रेड। अब बेताशा लोग वही हैं, हमने ऑयल पे ट्रेड नहीं करनी, हमने इस पे ट्रेड नहीं करनी, उस पर ट्रेड नहीं करनी, यही चीज़ें चल रही हैं। उस माइंडसेट से निकलना होगा, उस माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा, देन यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट। और आपको कुछ ट्रेड होती हैं सिंपल होती हैं, कुछ होती हैं ट्रिकी ट्रेड। अब जैसे इस टाइम के ऊपर गोल्ड हो गया ना, गोल्ड ओवरऑल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में बुलिश ही है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिट्रेसमेंट लेगा। सिल्वर है ओवरऑल बुलिश है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये कुछ ट्रेड्स आपकी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ट्रेड वो आपकी ज़्यादा चलती है जो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो। ऑयल है, ऑयल की ट्रेड बिल्कुल सिंपल है, ऑयल की ट्रेड बिल्कुल सिंपल है कि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो बेरिश चल रहा है मामला, बेरिश ही क्लोजिंग्स आई हुई हैं, बेरिश ही मामला चल रहा है। एक इंट्राडे का बियर फ्लैग चल रहा है, वही फ्लैग टूटना है, सिंपल सी चीज़ है, आसान ट्रेड है। तो आपको आसान ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझे बड़े टाइम फ्रेम के दौरान। अब हम BTC की ट्रेड की बात करते हैं, BTC बुलिश है, लेकिन चूंकि H4 टाइम फ्रेम के अंदर अब क्या हुआ कि वीकली टाइम फ्रेम डिफरेंट स्टोरी बयान कर रहा है, इंट्राडे टाइम फ्रेम डिफरेंट स्टोरी बयान कर रहा है, H4 टाइम फ्रेम डिफरेंट स्टोरी बयान कर रहा है, H1 टाइम फ्रेम डिफरेंट स्टोरी बयान कर रहा है। अब जबकि ऑयल की हम बात कर लेते हैं, ऑयल वीकली में भी बेरिश जा रहा है, H4 में भी बेरिश जा रहा है, इंट्राडे की क्लोजिंग भी कल जो है वो एक बेरिश हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं और फंडामेंटली भी चीज़ें बेरिश ही हैं, तो दैट इज़ अ मोर रीजनेबल ट्रेड। हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा उस तरह की स्लोनेस हो सकती है, आपकी पेशेंस टेस्ट हो सकती है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन टेक्निकली रिस्क प्रूफ जो ट्रेड है जिसके अंदर आप बड़ी हैवी लॉट के साथ भी आप एंट्री कर सकते हैं, तो वो ये वाली ट्रेड्स हैं। तो ये चीज़ों को, मार्केट को समझना, मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करना,
मार्केट को अपनी थॉट प्रोसेस देना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपना जो थिंकिंग का जो है ना तरीका, वो चेंज करना पड़ेगा। आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, अपना जो स्टबर्ननेस है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपके जो बैरियर्स है ना, मुझे ये बंदा जो है ना बड़ा बुरा लगता है भाई, आपको बुरा लगे, आपको पता है कि यार ये बंदा काम की बात कर सकता है, आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, आपको बुरा लग रहा है, यू हैव टू डाइजेस्ट योर एंगर, यू हैव टू डाइजेस्ट योर एंगर। क्यों? क्योंकि उसको आपको पता है कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। उसकी डिमांड्स कुछ अननेचुरल हो सकती हैं, यार ये तो बंदा है, यार ये इसकी डिमांड्स, इसका तो दिमाग ख़राब नहीं करता। असल चीज़ क्या है कि वो डिमांड अगर आपकी ज़रूरत फुलफिल है तो फिर आपको उसकी डिमांड भी माननी पड़ेगी। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। ट्रेड का भी यही होता है। चार्ट है ना, आप चार्ट पे बाय करना चाह रहे हो, लेकिन चार्ट आपको डिमांड कर रहा है कि भाई आप सेल करो। आप कह रहे हैं यार मैं सेल करना चाह रहा हूँ यार, लेकिन चार्ट कह रहा है यार बाय करो, तो भाई फिर बाय करो। क्या किया जाए फिर उसका कुछ नहीं होता। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, अपने आप को स्टबर्न मत करिए, स्टबर्न मत करिए, क्योंकि मार्केट के साथ जो स्टबर्ननेस है वो आपको नुकसान देगी। एज ए ह्यूमन बीइंग अपने अंदर जो है ना वो ओवरऑल, मैं एक बात करूँ ओवरऑल, अपने अंदर जो है ना वो लचक लेकर आइए, गैप रखिए, लोगों को स्पेस देने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को एनालाइज करने का मैं पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर बात कर रहा हूँ ना कि जनाब हाँ जी अगर मेरा ये मसला है तो दूसरे के साथ मुझे ये इशू है, मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि हाँ यार मेरे साथ दूसरे को क्या इशू हो सकता है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, या सिर्फ मुझे एक साइड की ही बात सुननी है, एक तरफ ही काम करना है कि भाई बस यही सही है, दूसरा कुछ नहीं सही। ये इंसान के फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है व्हेन यू गेट ब्लाइंड साइटेड फॉर द अदर पार्टी। ख्याल रखें अपना, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।